इकोनॉमी का आज का हमारा कौन से नंबर का क्लास रहेगा? आज जो रहेगा हमारा 5वें नंबर की क्लास रहेगी। और हाँ जी 5वें नंबर की क्लास है आज। और इकोनॉमी के 5वें नंबर के क्लास में, और मैंने बोला भी था कि हमको मैंने पहला दिन जो है वो आप लोगों को देखो, पहला दिन का जो आप गिन रहे हैं ना वो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन वाला था, तो उसको आप उसमें मत गिनो। पहला वाला जो दिन है वो सिलेबस डिस्कशन में था। उसमें मैंने बताया था कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके अंतर्गत हमने पहला जो टॉपिक है वो हमने उसको कवर कर लिया। वो था क्या? राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम। इनको जो है हमने कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लिया। आपको अभी एग्ज़ाम है आपका 2 महीने बाद, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। पहले इतना तो पढ़ लो आप, नहीं तो इतना भी नहीं जानते थे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी एसएससी के भी पेपर चल रहे हैं, और एसएससी के कल जो हुए पेपर में उनमें एक क्वेश्चन आया था कि एनएनपी बराबर क्या, ऑप्शन दिया था एनएनपी का सूत्र क्या होगा करके। एनएनपी का सूत्र क्या होगा, ये कल का ही पेपर है, एसएससी का भी पेपर चल रहा है ना, उसका ये क्वेश्चंस आए हुए थे। एनएनपी का सूत्र क्या है? तो एनएनपी का सूत्र क्या है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ये उसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय से जरूर बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हमने सक्सेसफुली मैंने जिस आधार पे बोला था कि ये अगले कितने क्लास में हो जाएगा, कितने क्लास में कंप्लीट किया हमने इसको? 4 क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया। और हमने आज का नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है गरीबी। गरीबी मतलब पॉवर्टी। ठीक है, ये आज हमको देखना है। तो गरीबी जब हम पढ़ेंगे, ये 2 दिन के क्लास में हो जाएगा, आज और कल में गरीबी कंप्लीट हो जाएगा। गरीबी जब हम कर लेंगे, हमारी गरीबी आप देख लोगे, हमारी आय तो पहले ही देखे हो आप, अब हमारी गरीबी देखो आज और कल में। कल 2 दिन तक गरीबी देखोगे, फिर परसों से क्या देखने लग जाओगे? बेरोजगारी। तो गरीबी स्टार्ट करते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या क्या है गरीबी के अंदर। याद करिए, मैंने नेशनल इनकम जब स्टार्ट किया था, राष्ट्रीय आय, तब मैंने आपको बोला था कि 3 चीज़ें हमको पढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अवधारणा, जिसके अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सभी चीज़ें थी। दूसरा मैंने बताया था राष्ट्रीय आय से गणना संबंधित तथ्य, और तीसरा मैंने बोला था कि राष्ट्रीय आय से गणना संबंधित विधियाँ। ठीक है, ये चीज़ें हमने जो है बताया था, तो उसको हमने सिलसिलेवार हमने इस चीज़ को देख लिया था। अब हम ये देखेंगे कि गरीबी में क्या क्या एक्चुअल में हमको पढ़ना है। तो गरीबी में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखेंगे कि गरीबी क्या है। सबसे पहला चीज़ें हम जो है इस गरीबी के पोर्शन में हम क्या देखेंगे, गरीबी क्या है। दूसरा हम ये देखने वाले हैं गरीबी का मापन, ये कौन करता है? गरीबी का मापन, कि गरीबी है एक्चुअल में कि नहीं है, कौन करता है, किस हिसाब से करता है। तो दूसरा हम मेज़रमेंट देखेंगे, मापन। तीसरी चीज़ें जो देखेंगे वो देखेंगे गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। गरीबी से कभी ना कभी और हमेशा आप बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते, एक क्वेश्चन बन ही जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। इससे समितियाँ, जो इससे रिलेटेड जो समितियाँ हैं ना, आगे मैं आज ही के क्लास में बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन समिति इससे संबंधित है। प्रकार जब आप पढ़ लेंगे तो गरीबी के आप जो है क्या कारण हैं, वो चीज़ें भी आप देखेंगे कि गरीबी के क्या कारण हैं, क्यों गरीबी है। और आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ का कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है। तो हम पढ़ेंगे गरीबी के निवारण। ठीक है, क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं गरीबी के, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम गरीबी जो है हटा सकते हैं। और महत्वपूर्ण एक और चीज़ जोड़ना इसमें, वो है गिची पॉइंट या गिची गुणांक। गिची गुणांक, ये क्या गिची गुणांक है, ये आगे पढ़ोगे आप। गिची गुणांक, ये चीज़ें आपको, मतलब आपको ये गरीबी के चैप्टर में आज और कल में हमको ये चीज़ें पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें, गरीबी क्या है, गरीबी मापन, गरीबी के प्रकार, गरीबी के कारण, गरीबी के निवारण, और गिची गुणांक, ये चीज़ें हमको पढ़ना है। याद करिए, जब आप बीए पढ़ते थे, एमए पढ़ते थे, तो ये आता था गरीबी के बारे में, तो बड़ा एक पूरा नोट्स ऐसा लिखते थे, ऐसा सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इसमें ये होता होगा गरीबी है उसमें, तो इससे लिखते थे। यही अगर बीएड वालों में आता है तो बीएड वाले लोग ज़बरदस्त टाइप के लिखते हैं। बीएड वालों में आएगा तो कैसे लिखेंगे, मान लो बीए एमए वाला है, तो बीए एमए वाले लोग लिखते हैं तो पूरा डिटेल्स ऐसा लिखेंगे, ये है। और अगर मान लो आप
बीएड के में देखो, बीएड में सिखाया ही जाता है आपको ऐसा क्या बनाना, डायग्राम बनाना। ऐसे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे गरीबी, इधर लिखेंगे क्या है, इधर लिखेंगे मापन, इधर लिखेंगे प्रकार, इधर लिखेंगे कारण। ऐसा मतलब उन लोग का तो जब बीएड पढ़ते हो आप तो आपको पता है ऐसे ही एक दो चार्ट ही, एक पेज ही वैसे में भर जाता है। और वहाँ तो ऐसा सिखाया जाता है कि आपको तो सजा सजा के लिखना है। कई लोग रॉकेट टाइप का बना देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इतना बड़ा रॉकेट टाइप लिखेंगे और वहाँ पे डाल देंगे गरीबी, और लिखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखेंगे प्रकार, मतलब जो भी है ये, मतलब लिखने का तरीका देखें आप। तो ये टाइप्स मैंने आपको जो शुरुआत में लिखाया ना ये, और जब आप एमए करेंगे लिखना है। तो चलिए आज का हमारा मुद्दा वो नहीं है कि आप बीएड कर रहे हो कि बीए एमए कर रहे हो, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या है गरीबी। गरीबी, तो गरीबी आपको मैं बता देता हूँ, मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। जीवन की वह अवस्था, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति, जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो, तो ये गरीबी की परिभाषा है कि जीवन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो, ये गरीबी की अवस्था है। अब मूलभूत अवस्था में अगर बात करूं, मूलभूत आवश्यकता की बात करूं, तो मूलभूत आवश्यकता ना वो समय के साथ बदलती रहती है। आपको लगेगा रोटी कपड़ा मकान जो है वो मूलभूत आवश्यकता है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा से रोटी कपड़ा और मकान ही मूलभूत आवश्यकता है। जब आप याद करिए, जब हम पुराने समय में आप देखेंगे आदि मानव के समय में, तब कोई ऐसा ज़रूरत नहीं था रोटी की। आदमी जो है वो पेड़ से प्राप्त होने वाले फल से ही जिंदा रहता था। कपड़े की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं हुआ करता था, ऐसे ही निर्वस्त्र जो है जीवन निर्वाह होता था। वो तो जब समाज बना, समाज जब हुआ, लोगों के बीच जब थोड़ा सा आई ये सभी चीज़ें, तब फिर उन्होंने जो है क्या क्या पेड़ के पत्ते, छाल और ये सभी चीज़ें यूज़ करना सीखा। तो ऐसा नहीं है कि मूलभूत आवश्यकता जो है वो वही रहता है। रोटी कपड़ा मकान शुरू से ही नहीं है, शुरू से तो ये सब चीज़ें नहीं था ना। शुरू में कहाँ ऐसा रोटी वोटी वाला चलता था, शुरू की बात करूँ मैं। आज भी देखेंगे तो रोटी कपड़ा मकान से ही काम नहीं चलेगा, सबके पास अभी मोबाइल होना जरूरी है। तो मूलभूत आवश्यकता जो है वो समय के साथ बदलती रहती है। समझ आया? तो ये प्रश्न आपको नहीं पूछने वाला कि गरीबी की परिभाषा क्या है, आपको रेलवे जब आप एग्ज़ाम दिलाएंगे, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पता भी है आपको कि जीवन की वह अवस्था जब व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में असमर्थ हो जाती है ना, वो अपने जीवन जो है उचित ढंग से निर्वाह नहीं कर पाती है, तो वो क्या कहलाता है, गरीबी। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं गरीबी का मापन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा जो सेकंड लाइन जो हमने लिख रहे हैं गरीबी का मापन, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गरीबी का मापन। तो देखिए जरा, गरीबी का जो मापन जो किया जाता है वो दो प्रकार के किए जाते हैं। दो प्रकार के मतलब दो संगठन आप बोल सकते हैं। या तो यहाँ पे आप ये लीजिए, एक संगठन के तौर पर किया जाता है गरीबी का मापन, या संगठन के लोग करते हैं। दूसरा समिति के लोग करते हैं, समितियाँ। तो गरीबी का जो मापन है वो दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक संगठन, दूसरा समितियाँ। समितियाँ के बारे में आपको पता होगा। समितियाँ जो होती हैं उनका काम ये होता है कि वो जो है सर्वे करें, अपने आधार पर वो अपनी टीम बनाएं और सर्वे करें, लोगों के पास जाके दौरा करके वो अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और वो सरकार के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, रिपोर्ट देके वो अपने सरकार के सामने क्या करे, वो प्रस्तुत करे। आप जानते हो समिति जो होती है, कई प्रकार के आगे समिति पढ़ोगे, उन समितियों में नाम से समिति बनाया जाता है। जैसे लकड़ वाला समिति आगे पढ़ोगे, तेंदुलकर समिति पढ़ोगे, है ना, आगे श्री रंगराजन समिति पढ़ोगे। तो ये सभी समिति जो है किसी व्यक्ति के नाम पर होता है।
नाम पर होता है इसका मतलब ये होता है कि आपको मैंने कई बार ये भी बताया कि जब भी कोई, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई चीज़ करना है, जैसे हमको टूर जाना है, कहाँ जाना चाहोगे टूर आप? जैसे मान लेते हैं आपका जो टूर जाने का प्लान है वो बस्तर का है, ठीक है। अब अगर बस्तर जाने का टूर है तो बस्तर जाने के टूर के लिए मैं इन्वॉल्व अभी मैं नहीं हूँगा, क्योंकि अभी मेरे को रेलवे का क्लास चल रहा है। तो मैं बोलूँगा 4 लोगों का एक समिति बना दूँगा मैं कि भाई तुम लोग देख लो कि कहाँ किसके थ्रू जाना है, कितने लोग हो रहे हैं, कितने पर पर्सन आदमी लगेंगे, वहाँ जाके क्या खाना बना के खाना है कि वहाँ होटल में खाना है, किस तरीके से, तो ये समिति बना दूंगा। और ये 4-5 लोगों की समिति रहेगी, वो पूरा डिसाइड करेगी। इनमें कोई एक प्रमुख होगा और वो प्रमुख होगा उन्हीं, जैसे मान लेते हैं इसमें जो प्रमुख है वो मान लेते हैं किशोर हैं, तो ये जो समिति का जो नाम होता है वो किशोर समिति हो जाता है। मतलब जो अध्यक्ष होता है ना, उसी के नाम पे ही समिति का नामकरण किया जाता है। अगर हम लकड़ वाला समिति बात कर रहे हैं, मतलब उस जो समिति बना है उसका अध्यक्ष कौन है? लकड़ वाला है। तो इसी प्रकार से एक समिति बनाई जाती है, उसमें एक ही आदमी नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बट जो है अध्यक्ष जो होता है मेन आदमी, उसी के नाम पर ही समिति नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। तो संगठन हम बात करेंगे और समितियाँ भी बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो गरीबी का मापन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहला संगठन देखें तो सबसे पहला संगठन देखते हैं, वो देखते हैं वो योजना आयोग। क्या देखने वाले हैं? योजना आयोग। अब आप बोलेंगे सर योजना आयोग तो निकल लिए, तो ठीक है निकल लिए, लेकिन उनके बदला क्या आ गया? नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से गरीबी को मापना है। तो गरीबी का मापन जो है वो कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर किस आधार पर करती है? तो ध्यान रखना, योजना आयोग बोलो चाहे नीति आयोग बोलो, ये जो है गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर करता है। कैलोरी के आधार पर बोलता है, कैलोरी के आधार पर करता है कि अगर मान लेते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, जानते हो आप, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग और दूसरा जो है शहरी क्षेत्र के लोग। ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोग। और आपको ये भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे शहरी क्षेत्रों के लोगों के पास जो है काम करने के लिए सुविधाएं हैं, जैसे उनके पास वॉशिंग मशीन हो गया और बहुत सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल रहती है। लेकिन गांव में अभी उतना पहुंच नहीं है, तो वो लोगों के पास मेहनत ज़्यादा होता है, चाहे खेत में काम करने वाला से रिलेटेड हो गया तो और कुछ चीज़ हो गई, तो गाँव वालों के पास जो है मेहनत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि अगर गाँव के लोगों को प्रतिदिन 2400 कैलोरी अगर मिल रहा है मतलब वो गरीब नहीं है, और शहर के लोगों को अगर 2100 कैलोरी मिल रहा है मतलब वो क्या है? गरीबी रेखा या गरीब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि उनको 2100 मिल रहा है, शहर के लोगों को मतलब वो है कि अपना वो आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहा है, तभी वो 2100 रोज का ले रहा है, मतलब वो गरीबी अवस्था में नहीं है, इसी कारण वो 2100 डेली ले रहा है और 2100 ले रहा है, मतलब वो गरीब नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा नीति आयोग बोल रहा है। नीति आयोग ये मानता है कि अगर गांव के लोग प्रतिदिन 2400 कैलोरी यूज लेता है तो वो क्या है? गरीब नहीं है, मतलब वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं इंतजाम कर पा रहे हैं, मतलब वो गरीब नहीं है। और शहर के लोग अगर 2100 कैलोरी कर लेता है तो वो क्या नहीं है? वो गरीब नहीं है। बात समझ में आया? तो ये योजना आयोग बोलता है किस आधार पर कर रहा है? वो कैलोरी के आधार पर। ध्यान में रखना इस बात को, किस आधार पर कर रहा है जी? वो कैलोरी के आधार पर कर रहा है। ठीक है, तो पहला संगठन है जो कि क्या करता है? गरीबी का मापन करता है। दूसरा संगठन की बात करेंगे। दूसरा संगठन जो है वो है NSO। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर रखा है। NSO जो है, इनका जो गठन हुआ था वो हुआ है 23 मई सन 2019 को। और मैंने ये भी बोला था कि भैया NSO तो अभी बना, इसके पहले ये काम जो है कौन करता था? NSSO करता था। और इसका जो काम मैंने बोला था कि NSSO गरीबी और बेरोजगारी का मापन करता था। याद करिए, मैंने बताया था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने कर रखा है कि ये कब बना, ये इसका हेडक्वार्टर का है। चलिए बताइए ये कब बना? ये ईयर बताइए, ईयर। नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कब बना? ये भाई आप लोग क्या पढ़े हैं फिर? कब है गठन, कब हुआ इनका?
1950। इनका जो गठन हुआ 1950 में। और इनका जो हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था, इनका जो हेडक्वार्टर वो क्या है, कोलकाता। तो ये जो है इनको अब और किनके साथ मर्ज कर दिया गया, CSO के साथ मर्ज करके एक नया जो है संगठन बना दिया गया, क्या, NSO। इनका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनका जहाँ पे ये था ना CSO का मुख्यालय, वहीं पे NSO है, ठीक है। तभी मैंने कई बार बताया कि जो न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता है कि गरीबी और बेरोजगारी मापने वाले जो संगठन है उसको मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया, ऐसा वर्ड बीच में आया था। कारण यही है कि इन्होंने इसको मर्ज किया, हटाया नहीं है। अब ये काम ये करती थी, वो अब काम ये करेगी, ठीक है जी। तो NSO के बारे में हमने बात कर लिया। तो NSO भी जो है गरीब के रूप में या गरीबी के क्या किया जाता है, मापन करता है। ये जो मापन करता है वो किस आधार पर करता है, तो वो करता है प्रति व्यक्ति प्रत्येक परिवार उपभोग खर्च के आधार पर, प्रति व्यक्ति प्रत्येक परिवार उपभोग खर्च के आधार पर ये जो NSO है वो करता है। या प्रति व्यक्ति प्रत्येक, प्रतिदिन लिख लो इसको, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग खर्च, ये आपको ध्यान में रखना है। इस आधार पर जो है ये NSO जो है वो करती है मापन। अब एक और बात इससे बन जाता है, एक और बात यहाँ से बन जाता है। क्या बात है वो देखिए। आपको पता होगा कि मैंने राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ बताई थी। कौन सी विधि बताई थी, कितने विधि बताई थी मैंने, 3 विधि। एक, दूसरा, तीसरा, पता है। भारत में कौन सी मापी जाती है, उत्पादन और आय, उत्पादन और आय। ध्यान में रखना, गरीबी का जो मापन होता है भारत में वो खर्च के आधार पर होती है, खर्च के आधार पर होती है। लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज़ें, बता रहा हूँ ना। आपके ऑप्शन में आय भी देगा खर्च भी देगा तो लोग हड़बड़ा जाएंगे, बोलेंगे जितना आय होगा तो सीधी बात है गरीबी कम होगा, ये चीज़ें बोलेंगे। नहीं, आप हमेशा गरीबी का मापन अगर प्रश्न पूछता है तो आप खर्च बोलना। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो उनके पास खर्च करने की है, वो खर्च कर पा रहा है, तो सीधी बात है अगर वो खर्च कर पा रहा है तो अपनी सबसे पहले वो क्या चीज़ को खर्च करेगा, अपनी मूलभूत की आवश्यकता खरीदने में खर्च करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति खर्च कर पा रहा है इसका मतलब ये कि वो गरीब नहीं है। आपको पता होगा, हम अक्सर बोलते हैं कि बाज़ार में सूनापन है, हम बोलते हैं कि अभी त्यौहार का मौसम है, त्यौहार आने वाला है, दिवाली आएगी, मार्केट जो है वो रोशन हो जाएगी। कारण क्यों, क्योंकि लोग जो वहाँ पे जी भर के खर्च करेंगे। और जब खर्च होता है ना, उसको अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण ये भी होता है कि महंगाई जब बढ़ती है ना तो व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होता है। तब फिर RBI अपने तरीके से फिर कुछ दरें कम करती है, वो अलग मैटर है, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब RBI पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी ध्यान में ये रखना कि गरीबी का जो मापन है वो किस आधार पर किया जाता है, खर्च के आधार पर। तो 2 आपने संगठन पढ़ लिया। एक आपने पढ़ा क्या चीज़, एक आपने क्या पढ़ा जी, नीति आयोग करता है, और दूसरा जो करता है वो करता है NSO नहीं बोलना, क्या बोलना अब, NSO। तीसरा मैं बता देता हूँ जो संगठन, अभी हम संगठन पे ही बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं किस पर बात करें, संगठन पे बात कर रहे हैं। संगठन में तीसरा आ जाता है वो है वर्ल्ड बैंक। तीसरा जो आ जा रहा है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मतलब क्या, विश्व बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक भी जो है वो गरीबी मापता है, और उन्होंने ये बोल रखा है कि अगर, विश्व बैंक ने ये बोल रखा है क्या, कि अगर प्रति व्यक्ति 1.90 USA डॉलर अगर खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। ये डाटा याद रखना, डाटा, कि भाई प्रतिदिन अगर मान लेते हैं व्यक्ति जो है 1.90 US डॉलर खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि संगठन में हमने क्या है, क्या क्या लिया, वो चीज़ें याद होनी चाहिए, क्या क्या डाटा मैंने लिया वो आपको याद होनी चाहिए। तो इतना हो गया, कितना हो गया जी, 1.90 USA डॉलर, अमेरिकी डॉलर। ये कौन बोलता है, कौन बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, ठीक है।
तो ये तो बात हुई संगठन की जो कि गरीबी का मापन करता है। अब गरीबी के मापन करने के लिए कुछ समितियां भी बनी हैं, तो हेडिंग डालिए समितियां, कमेटी। क्या पढ़ेंगे? समितियां। तो पहला नंबर का समिति लिखिए रथ एवं दांडेकर समिति। पहला समिति लिखिए रथ एवं दांडेकर समिति। इसको मापने की पहली समिति लिखिए रथ एवं दांडेकर समिति। ये जो रथ एवं दांडेकर समिति, इनका जो गठन किया गया वो किया गया 1971 में। रथ एवं दांडेकर समिति जो गरीबी को मापने के लिए बनाया गया था, इनको गठन कब किया गया? 1971 में। और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अपना सर्वे करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया, वो किया 1973 में। रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया वो कब किया? 1973 में। ये कौन सा है? रथ। प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी, रथ एवं दांडेकर समिति ने या गठन कब किया गया, ये सभी चीज़ें। दूसरा नंबर डाल के लिखिए वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति। अब हम ये समिति पढ़ रहे हैं। वाई के अलग समिति जो है वो 1977 में इसकी स्थापना किया गया। और ये जो है अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए गए या किए, ये है 1979 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए। कौन से नाम से? वाई के अलग समिति। तीसरा समिति लिखिए डी लखड़वाला समिति। डी लखड़वाला समिति। और ये समिति जो बनी, डी लखड़वाला समिति जो है ये बनी 1989 में। डी लखड़वाला समिति जो गरीबी अवस्था या गरीबी को मापने के लिए इनकी जो स्थापना हुई वो 1989 में। और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो प्रस्तुत किया 1993 में। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो 1993 में प्रस्तुत किया। वाई के अलग समिति, डी लखड़वाला समिति, रथ एवं दांडेकर समिति, वाई के अलग समिति। मैं ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं, जो इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ वही लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बढ़े आगे। चौथा नंबर की समिति लिखे और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, वो है सुरेश तेंदुलकर समिति। प्रश्न आया भी है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ये भी जो है गरीबी के मापन के लिए बनाया गया है। और इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी, इनका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था सन 2004-05 में। इनकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? सन 2004-05 में। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो किया था सन 2009 में। इन्होंने जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो कब किया? सन 2009 में। अब उन्होंने कुछ अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ मुख्य बातें भी कही। किसने? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। सुरेश तेंदुलकर की जो समिति बनी थी, क्योंकि उसमें लोग भी बहुत सारे रहे होंगे, अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर ने। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उन्होंने कुछ बात कही। उन्होंने जो है ग्रामीण और शहरी इन लोगों के लिए अलग अलग बात कही कि अब मैंने बोला कि गरीबी का मापन किस आधार पर किया जा रहा है? खर्च के आधार पर। तो उन्होंने ग्रामीण और शहरियों के लिए कुछ अलग अलग बात किया। पहला उन्होंने बोला किया प्रतिदिन खर्च। प्रतिदिन खर्च उन्होंने बोला अगर गांव के लोग प्रतिदिन 27 रुपये अगर खर्च कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं हैं, और अगर शहर के लोग प्रतिदिन 33 रुपये खर्च कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। ध्यान में ये रखना कि आप पढ़ रहे हो वो किस चीज़ का पढ़ रहे हो वो भी ध्यान रखना है। इसी बस को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप जो डाटा पढ़ रहे हो वो किस चीज़ का पढ़ रहे हो वो भी आपको याद होना चाहिए। कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने यह बोला कि अगर गाँव के लोग, हर लोग, जो भी गांव के जो लोग अगर 27 रुपये रोज़ का खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, और जो शहर का है वो अगर रोज़ के 33 रुपये खर्च पा रहा है तो वो क्या नहीं है? गरीब नहीं है। इसी को उन्होंने प्रतिमाह भी बात बोला कि प्रतिमाह खर्च के रूप में भी उन्होंने बात किया कि गांव के लोग अगर प्रतिदिन 816 रुपये अगर वो खर्च कर पा रहे हैं
तो वो गरीब नहीं है। और शहर के लोग अगर 1000 रुपये अगर खर्च कर पा रहा है तो ये गरीब नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। और जब ये देखा गया, इतना सब करने के बाद, जब रिपोर्ट आने के बाद जब कैलकुलेट किया गया, तब ये देखा गया कि भारत में गरीबी किसके आने के बाद? इस रिपोर्ट के आने के बाद। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये देखा गया कि भारत में जो गरीबी है वो है 21.9%। मतलब 100 में से भारत में अगर 100 लोग रहते हैं, उनमें 21.9 लोग ही गरीब हैं। जबकि इस रिपोर्ट के आने के पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में जो गरीबी है वो 37% है, 37% है। तो ऐसा अचानक क्या हो गया जिसमें गरीब लोग कम हो गए या गरीबी कम हो गई? तो भैया ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल अचानक से भगवान कुबेर आ गए और सबको पैसा बांट दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा अचानक से परिवर्तन क्यों हुआ होगा? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ये रिपोर्ट आई और उसके बाद जब सरकार ने बात रखी और जब उन्होंने तुलना किया या जब उन्होंने जो है आकलन किया, तब उन्होंने देखा कि भारत में गरीबी जो है 21.9% है इस रिपोर्ट के अनुसार। और जबकि मैं ये बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट आने के पहले भारत में गरीबी कितना परसेंट था? 37%। तो अचानक क्या हुआ कि तेंदुलकर समिति आने के बाद गरीबी जो है वो 21.9% हो गया, मतलब सब अमीर हो गए। क्या कुबेर भगवान आगे रहे होंगे क्या सन इस समय? तो जी नहीं, हुआ कारण क्या है? ये एक सोची समझी साजिश भी होती है, आप बोल सकते हैं। क्या होता है कि भाई वो क्या कर दिया जानते हो? उन्होंने जो है ये बोल दिया कि जो 27 रुपये खर्च करने वाला है ना, वही बस गरीब है, वही बस गरीब है। तो भैया हम तो ये भी बोलेंगे कि अगर उनको इतना कम दिखाना है तो ये भी बोल दो 10 रुपये खर्च करने वाला भी गरीब नहीं है, तो और कम हो जाएगा गरीबी। जो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वो अमीरी में आ जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ये बोल दिया कि 27 रुपये खर्च करने वाला गांव का व्यक्ति वो अब गरीब नहीं है, तो और कम करना है तो और कर देना भाई, 10 रुपये कर दें, आपका गरीबी और कम हो जाएगा। सीधी बात है, जो लोग 10 से ज़्यादा कमा रहे हैं वो लोग अब अमीरी में आ जाएंगे, तो गरीबी वाले जो सीधी बात है जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलती है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, इस जो इनके जो प्रस्ताव है उनके बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। तो बात समझ में आया ना? खैर हमको उस चीज़ में ध्यान नहीं देना है, हमको ये डाटा को याद रखना है। ठीक है। इस समिति के बाद फिर अगला समिति भी नियुक्त किया गया, और वो समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी वो है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। और ये जो सी रंगराजन समिति है, इनका जो गठन किया गया, ये किया गया सन 2012 में। जो सी रंगराजन समिति है उनका गठन कब किया गया दोस्तों? 2012 में। और इस समिति की वार्षिक रिपोर्ट उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो किया सन 2014 में। ये जो समिति है इन्होंने अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, सी रंगराजन, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना ही है कि ये जो है इनका गठन हुआ सन 2012 में, और इन्होंने जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो कब किया? सन 2014 में। अब मैंने बोला कि जब ये रिपोर्ट आया तो थोड़ा सा हंगामा हुआ भारत में। अब इन्होंने भी अपनी बात रखी कि भैया ग्रामीण में इतना होना चाहिए और शहरी में। तो इन्होंने सिर्फ खर्च के आधार पर नहीं किया, इन्होंने 2 आधार बनाया, एक तो खर्च के आधार पर और दूसरा कैलोरी के आधार पर। तो देखते हैं क्या क्या उन्होंने बात कही। उन्होंने भी सेम इस तरीके से बात कही, ग्रामीण के लिए भी और शहरी के लिए भी। प्रतिदिन खर्च भी देखो, गांव के लोग अगर 32 रुपये खर्च कर पा रहे हैं, गांव के लोग अगर 32 रुपये खर्च, देखो इन्होंने बढ़ा दिया। जब मैंने बोला ना विरोध हुआ तो फिर इन्होंने बढ़ा दिया। अब मत बोला सर 5 रुपये बढ़ाए क्या करके, क्योंकि सुबह भी एक बजाज लड़का बोल रहा था सर 5 रुपये बढ़ाइस करके, तो ठीक है वो अलग मैटर है। तो गांव के लोग जो है अगर 32 रुपये अगर खर्च कर पा रहे हैं
तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है। ध्यान में ये रखना, ये खर्च की बात है ना, जितने भी डाटा लिख रहा हूँ वो सभी के सभी क्या है, खर्च का डाटा है। तो गांव के लोग कितना रुपये खर्च होना चाहिए, 32 रुपये। और अगर शहर के लोग 47 रुपये खर्च कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। प्रतिदिन जो है इस तरीके से खर्च जो है वो अगर कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। समझ में आया? अगर गांव के लोग महीने भर में 972 रुपये खर्च कर पा रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। कितने रुपए? 900। ये सभी रुपए हैं ना जी, मैं यहाँ पे रुपए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बोलते समय मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझ लीजिएगा, समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पे मैं खर्च भी नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। 972 रुपया ये अगर गांव के लोग महीने भर में खर्च कर रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। और अगर इसी में शहरी में बात करेंगे तो शहरी में जो अगर खर्च कर रहे हैं वो 1407 रुपये अगर कोई खर्च कर पा रहा है तो वो जो है वो गरीब नहीं है। कितने रुपए? 1407। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है कि कितना कितना रुपए जो है वो उन्होंने किया है। ठीक है जी। अब इसके आने के बाद से मतलब श्री रंगराजन समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके बाद सीधी सी बात है, अब गरीबी में कमी होगी कि वृद्धि होगी? सोच के बताओ। अब गरीबी में कमी, क्योंकि उन्होंने बोला था इसमें 27, हमने बोला 32, तो गरीबी में वृद्धि होगी कि कमी होगी? तो भारत में गरीबी अगर हम बात करेंगे उसमें कितना था बताओ? उसमें कितना था? 21.9। और इसमें जो गरीबी हो जाएगी, ये रिपोर्ट उन्होंने कब प्रस्तुत किया बताओ? 2014। तो 2014 में जो भारत की गरीबी इस रिपोर्ट आने के बाद जब किया गया वो गरीबी हुआ 29.5%, 29.5% गरीब लोग बढ़ गया अचानक से। देखो, तो ये सब आधार होता है मापने की, समझ गए? तो ये जो चीज़ें हैं वो खर्च के आधार पर श्री रंगराजन समिति ने अपना प्रस्तुत किया, भैया ऐसे ऐसे करेंगे। अब कैलोरी के आधार पर भी देख लो, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी भी श्री रंगराजन के रूप में आधार पर बात कर रहे हैं ना, अभी भी श्री रंगराजन के आधार पर बात कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी, और अभी भी आपको बता देता हूँ, ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को सीधी सी बात है ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी ना, भले कितना भी आप सुविधा कर लो, लेकिन अभी भी काम जो है गांव क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो कैलोरी मतलब वो ऊर्जा, यार ऊर्जा का वो है ना, मात्रक, ठीक है। तो ग्रामीण, तो तुमको यार खाना मिल रहा है, मतलब सीधी सी बात है वो चीज़ है। तो उन्होंने खाने के हिसाब से दिया और बाकी लोग जो है खर्च के हिसाब से किया, ठीक है। तो ग्रामीण लोगों ने अगर 2132 कैलोरी अगर मिल रहा है, 2132 कैलोरी अगर उनको मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, मतलब 2132 मिलना चाहिए। और शहर के लोगों में 2090 अगर मिल रहा है तो वो जो है वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है। तो ये छोटा छोटा चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो ये आपने कितनी समितियाँ पढ़ लिया बताओ? कितनी समिति पढ़ लिए? पहला समिति क्या पढ़े थे? बोलो अच्छे से। रथ एवं दांडेकर समिति कब गठन किया गया? एक साथ बोलो। कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया? 1900। दूसरा समिति बताओ, कब स्थापना हुआ उसका? कब उनका रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तीसरा बोलो, लकड़वाला ने कब प्रस्तुत किया, मतलब कब गठन किया गया? और उन्होंने कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया? चौथा महत्वपूर्ण समिति कौन सा है? उनकी स्थापना कब हुई? उन्होंने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? और उनके अनुसार गांव के प्रति व्यक्ति कितना खर्च करेगा तब नहीं है, और शहर के लोग, और प्रति महीना अगर हम बात करेंगे ग्राम के लोग और शहर के लोग, बहुत बढ़िया। और आप बताइए उनके अनुसार कितने परसेंटेज गरीबी थे? 21.9%, जबकि उसके पहले भारत में 37%। फिर एक आया साहब, कौन सी समिति? श्री रंगराजन समिति। इनका जो गठन हुआ सन 2000
12 में, रिपोर्ट प्रस्तुत किया सन 2014 में। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने खर्च भी बताया कि प्रति व्यक्ति दिन में ग्रामीण, दिन नहीं प्रतिदिन, ग्रामीण अगर कितना खर्च कर लेता है 32 रुपया और शहर के लोग 47 रुपया, और उनको प्रति माह इसमें, और शहर के लोग, और उसके अनुसार से जब भारत में गरीबी कितना हो गई, ठीक है चलो बढ़िया। उसके बाद कैलोरी भी आपने देखा है। एक और समिति लिख लो। अभी तक हमने कितनी समिति लिख लिए? 5। एक समिति जो कि दिल्ली के एक पेपर में आया हुआ था, वो मेरे को याद नहीं है कि वो कौन सा पेपर है, बट एक पेपर ये आया था, एक समिति है हाशिम समिति। कौन सा समिति? हाशिम समिति। और प्रश्न ये आया था कि कौन सी समिति जो है सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों के गरीबी के मापन किया है। तो याद रखना, हाशिम समिति जो है सिर्फ शहरी क्षेत्रों के गरीबी का मापन किया, शहरी क्षेत्र के गरीबी का मापन किया। ठीक है इतना। एक और समिति लिख लीजिए, 7वां नंबर का समिति, वो लिख लीजिए अरविंद पड़गनिया समिति। अरविंद पड़गनिया, देखो अरविंद पड़गनिया आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, अगर किसी को पता होगा तो। अरविंद, आप पड़गनिया लिखने नहीं आता तो याद करिए, वर्मा लोगों का एक गोत्र होता है परघनिया, तो परघनिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोड़ो, परघनिया वो एक्चुअल में परगनिया है वो, लेकिन हम लिखते समय ऐसा लिखते हैं, वो है नहीं, ये वर्मा वाला नहीं है। देखिए अरविंद पड़गनिया जो है आपको पता होगा, ये जिसका जो गठन किया गया वो सन 2015 में। और ये कौन थे आपको पता है? किसी को बताओ, कोई किसी को अरविंद पड़गनिया कौन थे यार? पता होना चाहिए। क्या बताना इसका गठन का तो ऐसा डेट नहीं है, आप मान के चलिए 2013। चलिए बताइए अरविंद पड़गनिया कौन है? तो बता दूं मैं आपको, भारत देश का पहला नीति आयोग आपको पता है कब बना? नीति आयोग का गठन कब किया गया यार? नीति आयोग तो बताओ। नीति आयोग आप जानते हो, योजना आयोग की जगह बदला गया। लाल किले से नरेंद्र मोदी बोले, क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगा, योजना आयोग और नीति आयोग ये एक्चुअल में संवैधानिक, ये अरे क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो? मैंने लिखाया ही नहीं नीति आयोग को, कहाँ इतना देख रहे हो, इतना हड़बड़ाते क्यों हो? वो NSO है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, अभी आगे पढ़ोगे नीति आयोग योजना आयोग। मैं ये बता रहा हूँ कि योजना आयोग एक्चुअल में वो संवैधानिक संस्था नहीं है, इस कारण वो प्रधानमंत्री जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। क्या इसमें डिफरेंस है योजना आयोग और नीति आयोग में? ये सभी चीज़ आगे पढ़ेंगे ना, जब बेरोजगारी होगी तब योजना बनाएंगे, तब पढ़ेंगे। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और जो इनका जो अध्यक्ष होता है ना, वो हमेशा योजना आयोग के अध्यक्ष बोलो, नीति आयोग के बोलो, हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। कल के डेट में अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाते तो उनके अध्यक्ष कौन होंगे? जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी मैं जांच नहीं मैं बना हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो होंगे वही होंगे। तो इनके ये पहले उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो सन 2015 में इन्होंने भी जो है एक गरीबी से संबंधित टास्क फोर्स का गठन किया था। गरीबी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था, मतलब गरीबी का मापन के लिए। ये और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना कि अरविंद पड़गनिया समिति का भी गठन किया गया था सन 2015 में। ठीक है जी, नाम याद रख लेना अरविंद पड़गनिया, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग से रिलेटेड बाकी सभी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं, जब हम बेरोजगारी देख लेंगे, गरीबी के बाद, फिर बेरोजगारी के बाद, फिर हम इसी में आने वाले हैं योजना आयोग और नीति आयोग। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ये सारी समितियाँ आपको याद करनी हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट जो चीज़ हम देख लेते हैं वो लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। देखिए
5 मिनट। टाइप्स ऑफ गरीबी या टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। देखिए ध्यान से, जब पढ़ेंगे तो सापेक्ष गरीबी होता है, निरपेक्ष गरीबी होता है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और हमको पढ़ना वही चीज़ है जो एग्ज़ाम में आता है। हमको नॉलेज के लिए, एकदम गहरा नॉलेज करने के लिए नहीं रखना है, हमको जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ना है। वो कल बताएंगे। आज जो हमें एनसीईआरटी में जो दिया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। आज हमारा ये लास्ट जो है वो है समय के आधार पर। गरीबी के जो प्रकार हैं वो क्या है? समय के आधार पर। समय के आधार पर गरीबी का जो प्रकार मैं आप बता रहा हूँ किस आधार पर? समय के आधार पर। ये हम आज देखने वाले हैं। फिर कल जब आएंगे तो इसके आगे सापेक्ष, निरपेक्ष, ये सभी चीज़ें देखेंगे। और कल हमारा गरीबी कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन की गरीबी है, फिर ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, फिर बेरोजगारी आ जाएगा। ठीक है, और आए तो हमारा देख ही लिया हो, जैसे मैंने आज आते ही बताया। तो समय के आधार पर, तो समय के आधार पर देखेंगे ना, तो गरीबी जो है वो 3 प्रकार की होती है। समय के आधार पर देखेंगे तो गरीबी कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। पहला चिरकालिक। चिरकालिक, ये क्या होता है चिरकालिक? एकदम पुराना। चिरकालिक, चिरकालिक, चिरकालिक गरीबी मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए चिरकालिक गरीबी। दूसरा शॉर्ट टर्म, उसको क्या बोलेंगे? अल्पकालीन, अल्पकालीन गरीबी, अल्पकालीन गरीबी। दूसरा नंबर जो है वो है अल्पकालीन गरीबी। और तीसरा नंबर को एनसीईआरटी ने जबकि इसको लिया हुआ है तो हम भी लेंगे। तीसरा नंबर लिया गया है निर्धन गरीबी। निर्धन गरीबी नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप एक वर्ड बोल सकते हैं, जो गरीबी नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? अरे हाँ, अमीर को और क्या बोलेंगे? रिच। और धनवान। अरे तुम लोग तो परिभाषा बता रहे हो सब। नहीं, अंत्योदय वो तो गरीबी में आ गया। गैर निर्धन, गैर निर्धन, निर्धन नहीं। अरे एनसीईआरटी ने इस चीज़ को लिया हुआ है तो आप भी लीजिए। गैर निर्धन, गैर निर्धन, और एनसीईआरटी के आधार पर ही सब किया जाता है। तो गैर निर्धन, तो 3 प्रकार आपको समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और गैर निर्धन। ठीक है, ठीक है, वाह। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तीसरा गैर निर्धन। ठीक है, चलिए देखिए, बस ध्यान से देखना, हो जाएगा। अब चिरकालिक में आएंगे, लॉन्ग टर्म में बात करेंगे। इसके भी 2 अलग अलग प्रकार में ही उलझ मत जाना, आराम से समझना, आप आराम से हो जाएगा। पहला जो प्रकार है वो है सदैव गरीबी। सदैव गरीबी, सदैव का जी गरीबी। हाँ हाँ, हमेशा के लिए गरीबी। ये बताऊंगा कि किस तरीके से हमेशा के लिए गरीबी होता है वो। एक होता है सामान्य गरीबी। सामान्य गरीबी, अल्पकालीन नहीं रे, चिरकालीन ही है ये। सामान्य गरीबी। अल्पकालीन में अगर आप देखेंगे, इसमें भी 2 प्रकार आप देखना है। अल्पकालीन में भी देखेंगे तो 2 आप देखेंगे। एक अनियमित गरीबी। अनियमित गरीबी क्या चीजें हैं वो अभी आपको बता रहा हूं। अनियमित गरीबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टाइट ऐसा हो गया क्या? दिख रहा है ना? तो सदैव गरीबी, सामान्य गरीबी, अनियमित गरीबी। एक होता है चक्रीय गरीबी। चक्रीय गरीबी, वह चक्र चलाता है वो गरीबी, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। और निर्धन गरीबी, गैर निर्धन मतलब गरीब नहीं, गरीब नहीं। इसको भी शामिल किया गया है गरीबी में, एनसीईआरटी ने शामिल कर दिया है, तो हम भी शामिल कर लेते हैं।
ठीक है जी। अब थोड़ा सा 5 मिनट इसको सुनिए और उसके बाद फिर कल आएंगे और हम फिर गरीबी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए, चिरकालीन गरीबी मतलब ये हुआ कि लंबा समय तक गरीबी, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सदैव गरीबी। सदैव गरीबी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जो हमेशा 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 गरीब ही जीते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो नहीं कर पाते। आप उदाहरण में आपको दे के बताऊँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आप जानते हो, आप कभी मान लेते हैं बस या ट्रेन के थ्रू या कहीं भी आप जाते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आपको मिलते होंगे भिखारी मिलते हैं। वो आपको वही चीज़ बोलते हैं, बाबू, माता, दाई, बहनी, जो भी बोलते हैं मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, आप मेरे को कुछ दे दो। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बोलते हैं, भगवान आपके भला करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं। वो गरीब है। आप गए हो यहाँ से मुंबई से 3 महीने बाद आओगे तो भी वही डायलॉग वो बोलेगा, बाबू, मतलब वो उनको वही बोलेगा, वही पे मिलेंगे वो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, एक बात याद रखना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बात आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो 3 महीना बाद भी आओगे तो आपको वही हालात में मिलने वाले हैं, वो वैसे ही बोलेंगे ही वो, और वही डायलॉग बोलेंगे कि मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी आओगे ना, वो वहीं से मिलने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले। वो उनका घर बन जाता है वहाँ पे, पता है ना आप लोगों को, वहीं पे रहते हैं, उनका जीवन उसी में। आप 20 साल बाद भी आओगे, अगर वो रहेंगे ना, मान लो जिंदा है, तो आपको वैसी में वैसी मतलब आपको मिलेंगे। तो वो लोग जो हैं वो हमेशा क्या है, सदैव गरीबी है, मतलब हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसका मतलब ये है, देखो, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, तो हमेशा वो गरीबी रेखा के क्या रहेंगे, नीचे ही रहेंगे हमेशा। ये गरीबी रेखा है जी, हमेशा गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, हमेशा गरीब रहेंगे। समझ रहे हैं ना। दूसरा चीज़ क्या बात हो गई है, सामान्य गरीब। सामान्य गरीब का मतलब ऐसा है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे रोड के आसपास, आप देखेंगे जब ट्रैफिक सिग्नल, आप तो जानते होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, ट्रैफिक सिग्नल जब रुकता है तो बहुत सारे लोग कुछ ले लो करके आते हैं। वो लोग काम करते हैं, ऐसा काम नहीं जैसे भिखारी लोग, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मांगते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और वही काम करते करते उनका ज़िंदगी वैसी च रहता है, वो अपने स्तर को उठा नहीं पाता, लेकिन काम करते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने कि वो काम करते रहते हैं, लेकिन वो कभी जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आ पाते, हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। होते हैं ना, कई लोग होते हैं, आप देखेंगे तो वो हमेशा जो है गरीबी रेखा के लाइन के ऊपर ही रहेंगे, मतलब सॉरी, गरीबी रेखा लाइन के नीचे ही रहेंगे। ये जो पॉवर्टी लाइन है उसके हमेशा नीचे ही रहेंगे। मतलब ये तो सदैव गरीबी है, इतना तो है, इनका अपर डिपर चलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे ही रहेंगे। बात समझ में आया, गरीबी नहीं रहेंगे। अब आ गई बात अल्पकालीन गरीबी, ये हमेशा गरीब रहेंगे ना, ये दोनों, इतना दोनों से बात समझ में आया। अब बात करते हैं, पहले चक्री गरीबी की बात कर लो। मैं पहले चक्री बता देता हूँ, फिर अनियमित बताता हूँ। चक्री गरीबी में आपको सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो आप हमारे देश के किसान को देख लो। किसान जो होता है भैया, आपको पता है उनके पास काम सिर्फ 4 ही महीना होता है, 4 ही महीना होते हैं किसान के पास काम, बाकी महीना वो खाली रहता है। तो जब उनके पास उपज आ जाता है, जब फसल को बेचता है, तब वो उन गरीबी रेखा को ऊपर आ जाते हैं। लेकिन फिर से जो है, आप जानते हो, धीरे धीरे समय होते जाता है, वो अपने आप फिर से वो गरीब अवस्था में हो जाता है। देखना आप किसान लोग को, किसान लोग कभी बढ़ नहीं पाए, देख लेना आप, कहीं भी का किसान हो, पहले कितना भी बड़ा बोलते थे ना, ये बड़े बड़े किसान हाथ रिश्ते करके, आज के डेट में देखना उसके घर में या तो वही कंडीशन होंगे या तो कम होंगे। बढ़ा वो 80% अगर गरीबी के आधार पर है ना, तो बढ़ा कभी नहीं होगा, या तो उनके पास एक और कोई सोर्स होगा तब बढ़ेगा, साइड कोई भी चीज़, चाहे उनका बेटा नौकरी लग गया हो, चाहे एनीवे कुछ भी है, लेकिन वो सिर्फ अगर किसानी काम कर रहा है तो या तो उसी आधार पर होगा वैसी, या तो कम हो गया होगा, क्योंकि बंटवारा होने के बाद सीधी बात है, आप जानते हो, कम हो जाते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं। तो चक्री गरीबी में यह है कि चक्र चलते रहता है। समझ में आया ना, मतलब जब तक काम है तब तक ठीक है, जहाँ फिर कुछ दिन बाद आप जानते हो कई लोगों का क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल होता है, जैसे मैंने अभी को क्या बताया वही किसान वाला, तो वो भी जो है गरीबी रेखा का लाइन कभी जो है ऊपर जाते हैं,
फिर कभी क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। ये इस तरीके से चक्रीय बेरोजगारी चलता है। फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से इनका चक्रीय बेरोजगारी हो गया। जब पैसा आया गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, पैसा नहीं आया, आज खाली है, फिर कम, कल के डेट में फिर बढ़ गए, फिर ये चक्रीय गरीबी है। सॉरी, बेरोजगारी बोल दिया था, चक्रीय गरीबी है। अनियमित गरीबी, अनियमित गरीबी भी वही हाल है। अनियमित गरीबी में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक मजदूर, जैसे मान लो एक मजदूर जो है एक संगठन बना के, आप जानते हो बाहर से बाहर कोई राज्य से दूसरे राज्य जाता है, बाहर से बाहर कोई दूसरे राज्य जाता है, दूसरे राज्य जाता है तो आपको पता है, जैसे खासकर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखना, मतलब निर्माण क्षेत्र में जहाँ पे मकान वकान जब बनता है ना, तो वहाँ पे आप देखना कि 3 दिन काम मिलता है, फिर वो काम नहीं मिलता, फिर काम मिलता है, फिर काम नहीं मिलता। यहाँ तो आपका ये है कि जब है तब पूरा अच्छा है, फिर नहीं है, वो चक्र चलते जाते, चक्र के अनुसार है। लेकिन यहाँ तो अनिश्चितताओं का खेल है, मिलेगा काम कि नहीं मिलेगा काम पता नहीं है। यहाँ किसानी में मैंने आपको बोल दिया कि शुरू के 4 महीने आपके पास मतलब आपके पास फसल हुआ, 4 महीने में उसके बाद आपके पास पैसा रहेगा, वो तो निश्चित है। अगले वर्ष भी यही हाल होने वाला है, अगले बार फिर पैसा आने वाला है। तो इनका तो चक्र चलेगा, इनको पता है, लेकिन इनका पता नहीं है। ये कभी जो हो सकते हैं, कभी जो थोड़ा सा उठ जाते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक ऊपर में रहेंगे, फिर वो कब नीचे हो जाएंगे, इनका कोई वो नहीं है। तो ये अनियमित गरीबी है। तो वो गरीबी में नहीं आएगा, वो गरीबी में नहीं आएगा, वो इसमें आ जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं गरीबी के प्रकार का, जो गरीब है उनका बात कर रहे हैं हम, जो बात करें गरीब है उनका। अब जो किसान जो है हर महीना, मतलब हर हमेशा 12 महीना उनके पास फसल है, तो वो गरीब में नहीं आता है, तो वो अलग है, वो गरीबी में नहीं है, तो उनको क्या काउंट करें, हम काउंट करें जो गरीब हैं। तो ये जो है अनियमित हो गया। और गरीबी नहीं, गैर निर्धन में तो आपको पता चल ही गया है कि जो गरीब नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। कल जब हम आएंगे तो इसके आगे के जो है प्रकार देखेंगे, और फिर उनके गरीबी के कारण देखेंगे, और गरीबी के निवारण देखेंगे, और जो मैंने आपको बताया था क्या लास्ट में, क्या गुणांक, गीची गुणांक, उसको जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।